बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आपका जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th साइंस का। तो उसके लिए हमने केमिस्ट्री और बायो के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो पहले ही लेके आ चुके हैं। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपने अभी तक ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लो और आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है आपका चैप्टर 9, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो इसमें सबसे पहले है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आपको रिफ्लेक्शन का डायग्राम पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। कि जब भी एक मिरर से या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कोई एक रे इंसिडेंट होती है तो वो उससे टकरा कर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और जो ये रे आती है दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, और ये टकराने के बाद जो उसका पाथ चेंज होता है दैट रे इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो और जो आपका मिरर है उस पे जो 90 डिग्री होता है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। एंड सेकेंड, द इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। दैट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर यू। नेक्स्ट, मिरर्स या स्फेरिकल मिरर्स की हम बात करें तो दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। दैट इज़ वन इज़ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर जिसका सरफेस जो है साइनिंग सरफेस वो इनवर्ड्स होता है, और जिसका साइनिंग सरफेस आउटवर्ड्स होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है यूज़ का, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूजेस दोनों में के आपको पता होने चाहिए। कॉनकेव मिरर का यूज़ जो है इसको एज ए कन्वर्जिंग मिरर हम भी कहते हैं। ये क्या करती है, रेस को फोकस करती है, कन्वर्ज करती है। और कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा डाइवर्जिंग, ये रेस को फैलाती है और डाइवर्ज करती है। यूज़ जो है कॉनकेव मिरर का टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में, डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, और एज अ शेविंग मिरर भी इसका इस्तेमाल होता है। और कॉन्वेक्स मिरर का हम रेयर व्यू मिरर, ये आप ध्यान रखना, रेयर व्यू मिरर्स में, ब्लाइंड टर्न्स में और सिक्योरिटी मिरर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इससे आपका एक न्यूमेरिकल भी आना है जिसमें कि मिरर फार्मूला से आपको ध्यान रखना है। मिरर फार्मूला होता है 1/f प्लस इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जिसमें f जो है वो फोकल लेंथ है, जिसमें कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। u इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज़ इमेज डिस्टेंस। और v जो है वो पॉजिटिव होता है फॉर रियल इमेज एंड नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज, ये आप ध्यान रखना। और f जो है पॉजिटिव होता है फॉर रियल प्रिंसिपल फोकस दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए f जो है वो होता है रियल या पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/ho दैट इज़ हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और -v/u, ये आप ध्यान रखना। मिरर फार्मूला से जस्ट साइन अपोजिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है आपका वैक्यूम में वो होता है 3 × 10⁸, ये आपको पता होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स जो हैं रिफ्रैक्शन के वो क्या हैं, जैसे स्विमिंग पूल का बॉटम आपको हायर अपीयर होता है। पेंसिल अगर आप इमर्ज करो तो पार्शली इमर्ज्ड वाटर में वो उसमें उसका आपका पाथ अलग दिखाई देगा। लेमन्स जो हैं वो आपको बड़े दिखाई देते हैं। दैट ऑल आर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इसमें एक आता है आपका स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता है साइन आई बाय साइन आर। जब रिफ्रैक्शन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो ये कांस्टेंट होता है, और इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 v1/v2। अगर लाइट मीडियम 1 से
अगर ये 2 में जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसका रेशियो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे n12 मीन्स लाइट गोज फ्रॉम लाइट गोज फ्रॉम 1 to 2, तो आपका 2 से जब 1 में लाइट जाएगी तो उसको हम लिखते हैं n12। तो उसके लिए हम लिखते हैं स्पीड ऑफ जिससे लाइट जा रही है, मींस अगर 1 2 है मतलब 2 से 1 की ओर लाइट जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ 2 ऊपर और वेलोसिटी ऑफ 1 नीचे। n21 का मतलब है कि लाइट एंटर कर रही है कहाँ से, 1 से 2 में, तो ये अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना। तो 1 से 2 में तो ये हो जाएगा आपका v1/v2। नाउ मीडियम विद हायर डेंसिटी हैज़ हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट जाती है तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बढ़ जाता है, आर की वैल्यू बढ़ जाती है अगर डेंसर टू रेयर में होता है, और अगर रेयर टू डेंसर मीडियम में जाता है तो आर की वैल्यू कम हो जाती है आई से, मीन्स लाइट बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। इसमें लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, फ्रॉम व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो लाइट जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है, और जब रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाती है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस होता है आपके कन्वर्जिंग लेंस जिसमें फोकस पॉजिटिव और प्रिंसिपल जो है वो भी इसमें पॉजिटिव होता है। डाइवर्जिंग के लिए पी आपका फोकस जो है वो नेगेटिव और पी भी नेगेटिव। लेंस के लिए आप देखो तो कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है जिसका जो बीच में जो है वो थिक होता है और टुवर्ड्स एंड थिन होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, और जो बीच में थिन होता है टुवर्ड्स एंड थिक होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्केव लेंस। लेंस फार्मूला जस्ट मिरर फार्मूला से अपोजिट होता है। लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और मैग्नीफिकेशन इसका होता है h'/h, और बस यहाँ पे मिरर फार्मूले में यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव था, इस केस में यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव v/u। फिर पावर ऑफ लेंस अगर आप देखें तो ये होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ p इज इक्वल टू 1/f। पावर पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए और नेगेटिव होता है कॉन्केव लेंस के लिए। पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, एक डायोप्टर का मतलब होता है 1 मीटर इनवर्स। तो ये था आपका लाइट वाले चैप्टर से इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका आई डिफेक्ट्स, जिसमें सबसे पहला है मायोपिया। मायोपिया होता है कि जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते। कॉज क्या होता है इसका, एक्सेसिव कर्वेचर आई लेंस का और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ये दो रीजंस के कारण मायोपिया या नियर साइटेडनेस होती है, जिसमें हम पास की चीज़ें क्लियरली देख सकते हैं, दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं देख सकते। और करेक्शन के लिए हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के केस में क्या होता है, फार पॉइंट इन्फिनिटी से पहले आ जाता है और उसको इन्फिनिटी करने के लिए हम एक डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करता है, दैट इज़ कॉन्केव लेंस। तो इस तरीके का आपका ये डायग्राम बनता है। फिर है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको कहा जाता है फार साइटेडनेस। इसमें आप दूर की चीज़ें क्लियरली देख सकते हो और पास की चीज़ें क्लियरली नहीं देख सकते। इसमें फोकल लेंथ जो आई है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है और आई बॉल्स बहुत स्मॉल हो जाते हैं। और करेक्टिव लेंस के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो हमारा नियर पॉइंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम फोकल लेंथ को कम करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये कन्वर्ज कर देता है रेज़ को रेटिना पे और तब क्लियर इमेज बन जाती है नियर बाय ऑब्जेक्ट की। तो ये था आपका हाइपरमेट्रोपिया। फिर ये अगर हम देखें, ये टिपिकल आई, ये हाइपरोबिक शॉर्टर आई बॉल, और ये मायोपिक में आई बॉल लॉन्गर हो जाती है, इसमें आई बॉल शॉर्टर हो जाती है, इसलिए रेटिना के पीछे इमेज बनने लगती है। इसमें आई बॉल लॉन्गर हो जाती है, इसलिए रेटिना से पहले इमेज बनने लगती है। तो नॉर्मल आई में फोकस जो है वो बैक ऑफ द आई रेटिना पे बनता है। जो आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें रेटिना के पीछे इमेज बनने लगता है और मायोपिया में रेटिना के आगे इमेज बनने लगता है।
तो ये 3 आपको डायग्राम पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एग्जांपल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। एडवांस सनराइज और सनसेट, और स्टार्स जो है वो हॉरिजन के नीचे वो स्लाइटली हायर देन एक्चुअल पोजीशन अपीयर होते हैं। ये तीनों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। फिर स्कैटरिंग इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता ही है। स्कैटरिंग इफेक्ट क्या होता है कि लाइट जब एक प्रिज्म से, वाइट लाइट जब एक प्रिज्म में पास होती है तो 7 डिफरेंट कलर्स के बैंड में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। जिसमें जो सबसे कम स्कैटर होता है वो होता है रेड, क्योंकि इसका वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होता है, और सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग कलर्ड होता है वॉयलेट, क्योंकि इसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होता है। रेड का वेवलेंथ होता है आपका 750 नैनोमीटर्स और वॉयलेट का होता है 450 नैनोमीटर्स। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, दैट्स वाई ये इजीली स्कैटर हो जाता है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि डेंजर सिग्नल से डेंजर जोन्स जो हैं वो रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड होता है, दूर से दिखाई दे देता है। कलर ऑफ स्काई ब्लू अपीयर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग कलर जो है वो ब्लू का ही होता है, वॉयलेट का ही होता है, इसी वजह से हमको ब्लूइश शो होता है कलर ऑफ स्काई। फिर अब प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, क्योंकि ये स्टार्स की बजाय कम पास रहते हैं और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का इफेक्ट इन पे स्टार्स की जगह कम होता है। नेक्स्ट है सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो ये हॉरिजन में जब सनसेट और सनराइज़ के समय सन कहाँ होता है, हॉरिजन पे, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, और इस वजह से जो लीस्ट स्कैटर्ड लाइट है दैट इज़ रेड कलर, वही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। दैट्स वाई सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। उसके बाद है क्लाउड अपीयर्स वाइट। तो वाइट क्यों अपीयर होता है, क्योंकि सारे कलर्स इक्वली स्कैटर होते हैं वाटर वेपर्स होने के कारण, और इस वजह से वो हमको वाइट अपीयर होता है। फिर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होता है, जब एक लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइट जाने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में, इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी के कारण रेनबो फॉर्मेशन होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेनबो फॉर्मेशन किसके कारण होता है, तो एक तो डिस्पर्जन कि लाइट का 7 पार्ट्स में डिस्पर्ज हो जाना, उसके बाद है रिफ्रैक्शन, और तीसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 3 चीज़ों के कारण हमारा रेनबो बनता है। जैसे यहाँ पे सन है आपका और यहाँ पर रेन हुआ है, तो जब वाइट लाइट सन से जाती है तो जो रेन ड्रॉपलेट्स है ये एज ए प्रिज्म काम करता है और डिस्पर्जन कर देता है लाइट का, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पे जाने के कारण ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और फिर हमारे आँखों तक ये 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो इसमें 2-3 तरह के प्रोसेस होते हैं, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये था आपका आई वाला चैप्टर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रिक करंट, जो हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट होती है उसकी एम्पियर, और मेजर्ड होता है बाय एमीटर। एमीटर के द्वारा इसे मेजर करते हैं। एमीटर को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में सर्किट के साथ, और करंट जो फ्लो करता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ये आपको ध्यान रखना है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पर क्यू है हमारा चार्ज और टी होता है आपका टाइम। तो आई जो है वो क्यू बाई टी यानी कि कूलाम और पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलाम पर सेकेंड। नेक्स्ट नेट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, ये क्यू है आपका, और एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं वी। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और ये होता है W बाई क्यू, और इसलिए इसका जो जूल पर कूलम, और इसको हम वोल्ट में भी लिखते हैं। इसका ये SI यूनिट होता है वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का। और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हमारे सर्किट के साथ। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के साथ। वोल्ट मीटर के थ्रू इसको मेजर किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है ये। उसके बाद है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है प्रॉपर्टी ऑफ, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, कि जो चार्जेस का फ्लो को रजिस्ट करना, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। SI यूनिट होता है ओम।
और किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो वो है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर जो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर फिक्स है तो फॉर्मूला हो जाता है R इज इक्वल टू रो L बाय ए, जिसमें रो जो है वो होता है आपका रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो नेक्स्ट रो है आपका रेजिस्टिविटी, और ये होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। कि अगर एक क्यूब ऑफ मटेरियल जिसका साइड 1 मीटर है और उससे जब करंट फ्लो होता है परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड, तब जितना रेजिस्टेंस ऑफर होता है दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और इसमें आई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर, ये इसका क्वांटिटी होता है। जिसमें अच्छा आर की यूनिट आप ध्यान रखना, आर की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। नेक्स्ट है जब आर, यहाँ पे एक आर कांस्टेंट है, इसका ग्राफ आप ध्यान रखना, वी आई ग्राफ जब हम बनाते हैं तो करंट को रखते हैं एक्स एक्सिस पे, वोल्टेज को रखते हैं वाई एक्सिस पे, और इसका ग्राफ इस तरीके का आता है कांस्टेंट ग्राफ, वी आई ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट जो लॉ इसमें रिलेटेड आता है वो है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है एक रजिस्टर में एच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के और रेजिस्टेंस के और टाइम के। तो एक फॉर्मूला आता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, मेड अप ऑफ टंगस्टन, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो टिन या कॉपर और टिन के अलॉय से बनता है। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी लो होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। इलेक्ट्रिक पावर की रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, तो पावर होता है आपका वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर, और इसकी यूनिट होती है वॉट, पावर की यूनिट होती है वॉट। फिर है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की होती है किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर के अंदर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अच्छा, इसमें एक टॉपिक और रह गया, अगर हम देखें हमारा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, तो 2 कॉम्बिनेशन आप याद रख लो। अगर रेजिस्टेंस जैसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ में है तो फॉर्मूला हो जाता है आपका, जैसे अगर ये इस तरह से सीरीज़ में है, मान लो ये R1 R2 R3, ये R1 R2 और R3 है, ये सीरीज़ में है, तो इसका रिजल्टेंट जो R है वो हो जाएगा इन सब का अलजेब्रिक सम, R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर ये पैरेलल में है, अगर यही आपके पैरेलल में है, मीन्स इस तरीके से है, ये आपका R1, यहाँ पे आपका R2 और फिर यहाँ पे आपका R3, ये आपका R1 R2 और R3 इस तरीके से हैं, तो ये पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। और पैरेलल कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका 1/R1, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है आपको, इससे रिलेटेड पैरेलल और सीरीज से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले अगर हम देखें मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीस ऑफ आयरन, निकल, स्टील, और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है जब उसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है। मैग्नेट अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं। मोस्ट कॉमन मैग्नेट जो है वो एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड कि जो स्पेस एक मैग्नेट के चारों ओर जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इसका बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, कि किसी भी पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम कैसे निकालते हैं, ये होता है रिजल्टेंट फोर्स, जो कि नॉर्थ पोल और एक्टिंग ऑन एन हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, कि नॉर्थ पोल पे
जो हाइपोथेटिकली नॉर्थ पोल पे जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस कर्व्ड पाथ होता है अराउंड अ मैग्नेट सच दैट किसी भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और वो हर एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराती हैं मैग्नेटिक फील्ड का। आउटसाइड द मैग्नेट जो है ये आप ध्यान रखना, SIN, इनसाइड जो है वो साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। तो आउटसाइड दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल, वेर इनसाइड दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और दे नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट पे वो दो डायरेक्शन देगी जो कि इम्पॉसिबल है। और नियर द पोल्स उनका स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है और अवे फ्रॉम पोल उनका स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाता है। ये एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जहाँ ये नॉर्थ और साउथ, तो इनसाइड जो है वो साउथ टू नॉर्थ जाती है और आउटसाइड जो है वो नॉर्थ टू साउथ। अगर हम आउटसाइड देखें तो नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड जो है वो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो वो हम कैसे निकालते हैं? वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स होता है आपका। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर्स आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, जो कि एक सेंटर जो है उसका वायर पे लाई करता है और उसके चारों ओर इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड शो होता है। और इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पासिंग इन द वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दैट वायर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसे कोसेंट्रिक सर्कल से रिप्रेजेंट करा जाता है और अपीयर्स एज ए स्ट्रेट लाइन। जब उसको हम एक लूप में बना देते हैं तो स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होता है। और इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पासिंग के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप में। और एक सोलेनॉइड क्या होता है? जब बहुत सारे कॉइल्स हम एक साथ करते हैं, एक सोलेनॉइड ए लॉन्ग फॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लॉथ्स टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के जब हम टर्न लगा देते हैं तो कॉइलिंग फॉर्म में, उसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। और मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड का वो सिमिलर होता है बार मैग्नेट के, और स्ट्रेंथ जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे और फ्रेंड्स ऑफ करंट इन द सॉलिड, जो करंट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये अगर हम देखें स्ट्रेट कंडक्टर में तो राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट है तो जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर जाएगी उस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। फिर ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप और ये है आपका सोलेनॉइड का। ये आप ध्यान रखना, सोलेनॉइड में इनसाइड सेम साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? एक टेम्परेरी मैग्नेट जो कि सॉफ्ट आयरन का बना होता है जिसके अंदर मैग्नेटिज्म रिटेन करता है जब हम करंट पास करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक बेल, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक मोटर बनाने में करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो पहला है नंबर ऑफ टर्न्स, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल और लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। इन तीनों फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो ये था आपका इससे रिलेटेड। और एक इसमें एक और आप ध्यान रख लो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहलाता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि जब एक कंडक्टर का आपको फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इन तीनों से आपको याद रखना है कि फोर्स जो है, जब एक थंब फोर्स को शो कर रहा है, ये आपका इस तरीके से, अगर हमारा थंब जो है ये इंडेक्स फिंगर, थंब और ये मान लो आपका थंब है, थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स को और आपका इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो करंट को रिप्रेजेंट करेगा मिडल फिंगर। तो ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना। और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब आप लेफ़्ट हैंड को उंगलियों को 90 डिग्री पे रखोगे तो इस तरीके से ये बनता है। तो ये हो जाता है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हालांकि बहुत सारे टॉपिक्स है फिजिक्स में, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो इतना ज़रूर कर लो, अच्छे से आप पास हो जाओगे। और इसके अलावा जल्दी ही हम वीडियो लेके आएंगे कल कि टॉप 50 क्वेश्चंस पूरे बुक में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से, और उसमें से ही आपके पेपर में
लगभग 90% पेपर आपका उसी में से आएगा। तो उसको ज़रूर देखें और इस तीनों वीडियो अपलोड हो गई, उसको अच्छे से देखो, आप रिवीजन कर लो और तैयारी अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट फॉर साइंस एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।